हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का PYQ सीरीज। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल विस्तार के साथ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना और क्या कहता है जिसको INA कहा जाता है, उसका गठन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब किया था इसका गठन, तो इसका गठन किया था 1942 में। तो ये चीज भी आपको नोट डाउन कर लेना है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, तो ध्यान रखिएगा आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का ही दूसरा नाम है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ये एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो या तो पूछे भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन या फिर आजाद हिंद फौज का गठन, तो दोनों का क्या हो गया, बात एक ही है। वहीं आपको ध्यान में रख लेना है कि और इससे क्या प्रश्न पूछ लेता है। इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ, तो सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना, अस्थाई सरकार। और इस तरह से भी आपसे पूछ लिया सकता है कि आजाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार की स्थापना इन्होंने कब किया था, किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तब हो जाएगा 1943 में। तो दोनों वर्ष आपको ध्यान में होना चाहिए। जब पूछेगा अस्थाई सरकार तो सुभाष चंद्र बोस को ध्यान में रख लेना है। ये तो हो गई एक पॉइंट की बात। और इसमें प्रश्न आपको क्या बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस से आपको ध्यान रख लेना है, क्या ध्यान रखना है, एक नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाला नारा भी आपको पता होगा, हालांकि यहाँ पे जिक्र आया तो बस बता दिए। वहीं आपसे पूछ सकता है कि INA भारतीय राष्ट्रीय सेना का आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य क्या था। और ये आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के पूछे हुए सवाल हैं, उसी का डिटेलिंग कर रहे हैं कि और क्या प्रश्न आगे बन सकता है। तो INA का आदर्श वाक्य की बात करें या फिर इसको मोटो भी लिख सकता है कि इसका मोटो क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका मोटो था इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और क्या था इसका आदर्श वाक्य, कुर्बानी। अगर इत्तेहाद की हम बात करेंगे तो इसका अर्थ हुआ एकता, ये भी आपको ध्यान रखना। एतमाद की बात करेंगे तो इसका अर्थ हुआ विश्वास। और कुर्बानी तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बलिदान। तो ये तीनों का अर्थ भी, जो कि सैनिकों के लिए क्या था, प्रेरणा का स्रोत था। और आपसे यहाँ प्रश्न पूछ लिया जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय सेना से क्या, कि आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो मुकदमा को किस नाम से, लाल किला मुकदमा के नाम से, लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता था। फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि INA ने किस महिला रेजिमेंट का गठन किया था। महिला रेजिमेंट के गठन की बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन बनी थी महिला रेजिमेंट का, यहीं पर आपको लिख ले, यहाँ पे स्टार मार करके कि नेतृत्वकर्ता बनी थी महिला रेजिमेंट का, जो झांसी की रानी की बात हो रही है रेजिमेंट का, लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी थी। ठीक, तो देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी मिल गई। बढ़ेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के अगले प्रश्न पे। देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया,
0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ ये क्या है, स्थित है। वहीं आपको पता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अक्षांश रेखा की बात आ गई है कि अक्षांश रेखाएं क्या है, तो आपको पता है ये क्या है, पृथ्वी पर जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किस दिशा से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और ये क्या होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। किस रेखा के समांतर, तो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। कौन, तो अक्षांश रेखा की बात हो रही है, ठीक। और जो क्या करता है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा को क्या माना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि दो अक्षांशों के बीच, जो दो अक्षांश रेखा के बीच या दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। बीच की दूरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, लगभग 111 किलोमीटर। ये डाटा कई बार पूछा भी जा चुका है। वहीं देशांतर रेखा की बात कर ले तो देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पहले अक्षांश का जाने। देशांतर की बात करेंगे तो आपको पता है कि ये पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से क्या है, दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। दक्षिणी ध्रुव तक क्या होती है, खींची जाती है। और ये जो रेखा है अर्धवृत्त बनाती है। क्या बनाती है, अर्धवृत्त बनाती है। और भूमध्य रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, ये बात आपको पता होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देशांतर में आप क्या, कि प्रधान मध्याय रेखा, कौन रेखा, तो प्रधान मध्याय रेखा को क्या माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। तो दोनों के बारे में जान गए, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न को देख लिया जाए कि आगे का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसे आम तौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जेम्स विट्टी, बी है जॉर्ज बर्कले, सी है जॉन लॉक। तो इन तीनों में से अगर बात करें तो जॉन लॉक हो जाएंगे कौन, उदारवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। वहीं इनसे संबंधित आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान में आपको रख लेना है जॉन लॉक से संबंधित में, कि ये क्या थे, एक अंग्रेज दार्शनिक और क्या था, चिकित्सक थे। कौन, तो जॉन लॉक की बात हो रही है। इनका ध्यान रखना है, एक पुस्तक पूछ सकता है, एन एसे कस्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक पुस्तक का नाम है। चूंकि इस बार पूछा कि उदारवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, हो सके तैयारी 4 में आपसे पूछे कि क्या कहता है, अपने विचारों का व्याख्या इन्होंने किस पुस्तक में किया है, तो ये एन.एस.ए. कस्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक में किया है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर पूछ दे कि जॉन लॉक किसके विचार से प्रभावित था, एक नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बेकन के विचार से ये प्रभावित था। विचार से क्या था, प्रभावित था। देख ही रहे हैं, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के प्रश्न लाए गए हैं जो कि PYU है, और उसका सॉल्यूशन कर लें। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। 4 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है।
यहाँ अंग्रेजों द्वारा पूछ रहा है। ए में है शिपिंग, बी में है रेलवे, सी है वृक्षारोपण और खान, डी है एक से अधिक, या ई है इनमें से कोई नहीं। और इसी तरह ऑप्शन आपके एग्जाम में भी रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे हो जाएगा महत्वपूर्ण योगदानों में से एक। आपको पता ही होगा कि कौन सा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे पहली बार, ये काफी बार पूछा भी गया है बिहार के एग्जामों में, पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, पहली बार 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से, तो बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। क्या हुआ था, चलाया गया था। तो ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, तो आप भी नोट डाउन कर लिया कीजिए। और किलोमीटर भी ध्यान रख लीजिएगा कि कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, ये डाटा भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी, ये पूछे तो कब चलाई गई थी, 1925 में। कब, तो 1925 में। अब वर्तमान में अगर बात करें कि भारत का सबसे तेज चलने वाला, चलिए उसको भी लिख ही देते हैं कि अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में किस भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन सा है, सबसे तेज चलने वाला ट्रेन, तो नाम ध्यान रख लेना है आपको, कौन, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। हो सके आपको ये प्रश्न में कथन के रूप में दिया रहे कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको जानकारी रहेगी तब ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। बताइए लिखना कहाँ है, इसका आंसर बताइए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह में देखिए यहाँ पर है सिकंदरिया, नागपट्टनम, महास्थानगढ़। तो क्या ये सब हड़प्पा के बंदरगाह हैं, तो ये सब नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि हड़प्पा सभ्यता की बात आई है, तो बंदरगाह में कौन सा नाम ध्यान आता है आपको, एक बंदरगाह का बात बोल रहा है, एक ही का बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, लोथल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो लोथल बंदरगाह। हालांकि अगर हड़प्पा का संभावित बंदरगाह की अगर हम और बात करें, संभावित बंदरगाह का, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सुरकोटदा बंदरगाह, देसलपुर, डाबरकोट, धौलावीरा भी था, धौलावीरा। लेकिन हमसे एक बंदरगाह का नाम तो लोथल हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। और क्या क्या प्रश्न बनता है, पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल था उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में आपको क्या ध्यान रखना है, कृत्रिम गोदी। विशेषता में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में कृत्रिम गोदी। कहने का मतलब है कि लोथल में क्या है, विशाल कृत्रिम गोदी मिला है, जो कि इसका मुख्य विशेषता को दर्शाता है। और अगर बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, इसका हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह की बात आई है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है, तो किस लिए किया जाता था, व्यापार और वाणिज्य के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी आपसे एक प्रश्न बन सकता है। और क्या जान सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह से, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह से किस प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध की बात करेगा कि प्रमाण मिला है, तो वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो प्रश्न किस तरह से और क्या पूछ सकता है, सब आप जानते हुए चलेंगे। पूछ लेगा कि किस स्थल को लघु हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा या फिर
लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है तो वो कहा जाता है लोथल को ही। और लोथल कहाँ? तो गुजरात में। तो एक एक पॉइंट आपको जरूर लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं और आप लोग जल्दी से लाइक भी कर दिया करें। 6 नंबर प्रश्न, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ये आपको हम कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजे। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और वहीं जानिएगा कि ग्रीन बीच रेखा को 0 डिग्री लिख लीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको इसी में ऐड ऑन कर लेना है। वहीं आपको पता है कि 0 डिग्री क्या कहता है देशांतर रेखा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा बिल्कुल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है मिलकर, और उसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये सब आपको लिखना नहीं है। और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। यानी वह 1 घंटे में कितना? 1 घंटा में 15 डिग्री। और 4 मिनट में अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री घूमेगा। ठीक, तो यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय हो जाएगा? दोपहर 2 बजे। यानी कि ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट। कितना मिनट? तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा समय लगेगा। और आपको अच्छे से पता है कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे रहे? तो 5.5 घंटा आगे है। ये 5.5 घंटा आगे है। ये आपको कई बार डाटा बताया भी गया और पहले से भी आपको जानकारी होगी ही, तो लिख लीजिएगा। चलिए आगे की बात कर लिया जाए 7 नंबर प्रश्न पे। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। सांची के स्तूप का खोज की बात करेंगे तो पहला तो पॉइंट हो गया कब? तो 1818 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सर हेनरी टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं कि क्या क्या प्रश्न इससे और एग्जाम में बन सकते हैं। सांची का स्तूप कब इसका खोज हुआ? 1818 में हुआ। किसने किया? सर हेनरी टेलर ने किया। सांची का स्तूप स्थित है कहाँ? तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। पूछे सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की बात करें तो कौन कराया था? अशोक करवाया था। तो ये सब प्रश्न आपको माना जा सकता है, पूछा जा सकता है। वहीं बात करें और क्या ध्यान रख लेना है आपको कि सांची का जो ये स्तूप है ये मेनली किस धर्म से संबंधित है, ये पूछ सकता है। तो सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। और ये जो भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका निर्माण किस सदी में या शताब्दी में बनवाया गया था? तो तीसरी शताब्दी। ये आप क्या करेंगे, इसका डेटा ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कि कब बनवाया गया था, किसने निर्माण कराया, कब, किसने खोज किया, सारी चीजें आपको यहीं पर दे दी गई। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा होने वाला है। और उससे पहले आप लोग जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग जीके जीएस के लिए सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। और अभी आप लोग को PYQ सीरीज कराया जा रहा है, बारी बारी से सारे विषय का निचोड़ सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिस तरह से अभी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कराया जा रहा है। आ जाइए 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो बताइए, 1919 तो महत्वपूर्ण वर्ष है, पता भी होगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ की बात करें तो आपको पता है ये 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता की अगर बात करेंगे तो ये 1931 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो यही तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपसे पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट की बात आई है, किसकी बात? रॉलेट एक्ट की बात आई है। तो पूछता है किसकी अध्यक्षता में गठित की गया था रॉलेट एक्ट? नाम ध्यान रख लेना है, सर सिडनी की अध्यक्षता में। सर सिडनी की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। किसको? रॉलेट एक्ट को। और इसकी अवधि कितनी वर्ष रखी गई थी? तो अवधि इसकी जो है 3 वर्ष रखी गई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। काला कानून भी इसको कह दिया गया है, काला कानून भी इसको कह दिया जाता है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील भी इसको कहा जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। और 5 मार्च 1931 इसका अगर एग्जैक्ट डेट रखना है गांधी इरविन समझौता का, कई बार ये डेट आपसे पूछता है, तो 5 मार्च 1931 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। देख ही रहे हैं, एक प्रश्न हिस्ट्री फिर एक प्रश्न ज्योग्राफी का आपको मिल रहा है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसके उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूंकि आपको पता है कि गोदावरी नदी नासिक जिला, कौन जिला? तो नासिक जिला के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है, गांव की पहाड़ी से निकलती है। ये बात ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात, तो कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो ये ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ आपको पता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या हो जाएगी? सबसे लंबी नदी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की जब आपसे पूछे सबसे लंबी नदी कौन है, तो सर क्या हो जाएगा? गोदावरी। और गोदावरी से रिलेटेड ही क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक, और आपसे पूछ सकता है गोदावरी नदी को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या फिर क्या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा। तो ये एक पॉइंट बना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसकी कुछ सहायक नदियां को भी ध्यान में रख लेना है कि सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है। तो जैसे इंद्रावती हो गया, क्या कहता है, बैन गंगा, परवदा। हो सके ऑप्शन में पूछ दे कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो पहले पता रहेगा तब ना कि कौन कौन सा है। मंजीरा नदी, सबरी नदी, ये सब कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देख लिया जाए, जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए, ये सब प्रश्न हम आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं और ये भी बोलते हैं कि रिपीटेड में से एक है। और देखिए ये पूछा भी जा चुका है, तो आगे इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी पूछ सकता है। पहले इसका ध्यान रखना है, कब? 1928 में। इसको शॉर्ट रूप में HSRA भी लिख देते हैं। ठीक, और इसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी। कहाँ? तो दिल्ली में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये एक प्रश्न पूछ सकता है कि HSRA की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद,
चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। अगर बात करें इसी का पहले पूर्व में नाम क्या था, ये भी आपसे पूछ सकता है। HSRA का पूर्व में नाम बात करेंगे तो पूर्व में नाम था HRA। HRA का मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि इसमें जोड़ा क्या गया, सिर्फ सोशलिस्ट। तो वो कब, तो 1928 में। लेकिन पूर्व में जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, अगर इसका स्थापना वर्ष पूछ दे तो इसका स्थापना 1924 में हुआ था। कब, तो 1924 में। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो हो सके आपसे इसकी जगह ये पूछ लिया जाए कि पूर्व में जो नाम था उसका स्थापना कब हुआ था, बाद में ये नाम बदल के इसका स्थापना कब हुआ। तो दोनों आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। और ये इसकी स्थापना किसने की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना की बात करें तो सचिंद्र सन्याल ने। किसने, तो सचिंद्र सन्याल। और एक नाम आता है योगेश चटर्जी ने इसकी स्थापना किया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि किसमें एस गायब है, किसमें एस है, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। और लाइक कमेंट किया कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गांधी सागर बांध है जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। एक पॉइंट हो गया। किस नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर, चंबल नदी। तो राज्य पूछे मध्य प्रदेश, नदी पूछे चंबल नदी, ठीक। इसका निर्माण कब मतलब निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1954 में। और पूरा बनकर तैयार कब हो गया था, तो 1960 में, यानी कि 6 साल में, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं आपको पता है चंबल नदी की बात आई है तो लिख लीजिएगा कि चंबल नदी पर रावत भाटा कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चंबल नदी रावत भाटा में क्या है, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध पूछ सकता है किस नदी पर है और कहाँ स्थित है, ठीक। वहीं चंबल नदी पर ही आप ध्यान रखेंगे जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर किस जिला में, तो कोटा जिला में स्थित है। किस जिला में, तो कोटा जिला में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात कर ले तो तब कौन हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ, तो उत्तराखंड। तो देखिए ये सब प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार आपको हम पढ़ाए भी हैं, बताए भी हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील आपका कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित हो जाएगा, तो राजस्थान में। वही आपसे पूछा ही जा रहा है। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं सांभर झील से कि ये क्या है, भारत का सबसे नमकीन झील है। जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपको पढ़ाया हुआ है सारा डिटेलिंग से, और जो आगे पढ़ाया जा रहा है उससे भी प्रश्न आपको दिखेगा। तो भारत का सबसे नमकीन झील हो जाएगा सांभर झील। वहीं अगर पूछे कि क्या कहता है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील, सबसे बड़े की बात हो रही है मीठे पानी की झील में, ये कई बार प्रश्न ये भी पूछता है। तो कौन सा हो जाएगा, बुलर झील। कौन झील, बुलर झील। और ये कहाँ, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, प्रश्न देखना है कि कौन सा झील आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो कृत्रिम झील सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गोविंद बल्लभ
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील में हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से कुछ झील जो एग्जाम में रिपीट होते रहते, जैसे अष्टमुड़ी झील पूछ लेता है कि अष्टमुड़ी झील कहाँ है, किस राज्य में, तो ये आपका केरल में। मिलान के रूप में दे सकता है, कथन के रूप में दे सकता है। राजसमंद झील कहाँ है, तो राजसमंद झील हो जाएगा आपका राजस्थान में, जहाँ सांबर झील हो गया। ठीक, उसी तरह से पूछ ले सकता है लोनार झील के बारे में, तो ये कहाँ, तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कोरोमंडल तट के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चूंकि कोरोमंडल तट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का इस तरह से लिख सकते हैं कि भारतीय उप महाद्वीप का क्या है, दक्षिणी पूर्वी तट है। ये कैसा तट है, तो दक्षिणी पूर्वी तट है। और अगर बात करें इसकी तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पूर्वी घाट, कौन, कोरोमंडल तट की बात हो रही है, पूर्वी घाट, हिंद महासागर और क्या है, बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। तो जिस तरह से ऑप्शन रहे, प्रश्न रहे, आपको ध्यान दे लेना है कि पूछ क्या रहा है। वही मालाबार तट की अगर हम बात कर ले तो मालाबार तट की, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ, केरल राज्य में। केरल राज्य में भी किस तरह से अवस्थित है, तो ध्यान रख सकते हैं। ऐसे पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच क्या करता है, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक तटवर्तीय क्षेत्र है, लेकिन संबंधित केरल से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वही दीव से दमन तक का, दीव से दमन तक का क्षेत्र गुजरात तट, गुजरात तट। और दमन से गोवा तक की बात करें, दमन से गोवा तक का क्षेत्र की बात करें तो कोंकण तट, यही तो रिपीट ही होगा। वहीं अगर बात करें गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट, कन्नड़ तट हो जाएगा। और मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलौर से कहें कन्याकुमारी का क्षेत्र, तब वो कौन तट के नाम से जाना जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताएंगे। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है तो दुख होता है कि इतनी मेहनत के बाद आप लोग का सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे देख लेते हैं। बिल्कुल पेड बैच जैसा एनसीईआरटी बेस्ड आपको प्रश्न करवाया जाता है और ये आपका PYQ कराया जा रहा है। और जो आपका ये सब पूछा हुआ प्रश्न है हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये किस धारणा से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान होना चाहिए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें, आपको पता है किसकी बात आ गई है, ऊंट की, तो राजस्थान जाइए, सवारी कीजिए ऊंट की। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है किस वंश के अंतर्गत आता है, कैमुलस वंश के अंतर्गत आने वाला ये ऊंट क्या है, एक खुरधारी जीव है, खुरधारी जीव है। कैमल मतलब ऊंट होता है, तो वंश कैमुलस, ध्यान रख सकते हैं इस तरह से आप। वहीं बात करें ऊंट जो है क्या है, स्तनधारी वर्ग का जीव है, स्तनधारी वर्ग का जीव है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन हमसे पूछा गया था इसको जहाज क्यों कहा जाता है रेगिस्तान के, तो यहाँ स्तनधारी है, तो ये सही नहीं मान लेना है। हमसे किस लिए इसको कहा जाता है वो पूछा गया था। ठीक, और ऊंट के बारे में आपको पता ही होगा कि रेतीला तपता मैदान में कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाए 15 नंबर प्रश्न पे।
सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है सारगैसो सागर? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसकी बात आ गई? सारगैसो सागर का, सारगैसो सागर का। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका नाम जो है समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर नाम रखा गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके नाम पर रखा गया है, तो समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। और अगर बात करें तो क्या कहता है इस पर? सारगैसम घास, कौन घास? तो सारगैसम घास क्या है? अत्यधिक होता है, इसी के कारण इसको सारगैसो सागर भी कहा जाता है। वहीं आप ध्यान रख लीजिएगा कि सारगैसो सागर के जल में, सारगैसो सागर के जल में अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की क्या होगी? लवणता जो है सर्वाधिक कितना परसेंट? लवणता सर्वाधिक होती है कितना परसेंट? तो वो डाटा ध्यान रखना है, सर्वाधिक 37% पाई जाती है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना है। और सारगैसम इसको बोला जाता है, जानते हैं कहाँ? सारगैसो सागर को सारगैसम मतलब बोला जाता है, इस जो सारगैसम घास पाई जाती है इसको पुर्तगाली भाषा में बोला जाता है, पुर्तगाली भाषा में सारगैसम घास बोला जाता है। तो हो सके ये भी से पूछ ले। और ये जड़ विहीन घास होता है, कैसा? तो जड़ विहीन घास होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से देख लेते हैं। ए में है बेल्जियम, बी है हंगरी, सी है रोमानिया, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हंगरी, जो क्या हो जाएगा? एक स्थल रुद्ध देश हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर बात करें, पूछ ले आपसे कि भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में स्थल रुद्ध देश का नाम ऑप्शन में दे चुनने के लिए। तो ध्यान रख लीजिएगा, स्थल रुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल, और कौन? भूटान। तो इस तरह से भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए, क्या पूछ सकता है आपसे? हंगरी की बात आई है, हंगरी का राजधानी पूछ लेता है कई बार। तो हंगरी की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। और ये इसका सबसे बड़ा नगर भी है, ये भी ध्यान में आपको रख लेना है। और अगर बात करें, एक प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि विश्व में कुल कितने भू आवेशित देश हैं? भू आवेष्टित देश हैं। तो संख्या आपको ध्यान पूछ रखना, 44 देश। कितना? तो 44 देश। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण मतलब बनाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ हो जाएगा? देवप्रयाग नगर में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और देवप्रयाग जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, वही बात करें और क्या पूछ सकता है आपसे? कौन कौन प्रयाग का पूछता है? देवप्रयाग पूछेगा तो अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम हो जाएगा। विष्णु प्रयाग पूछे तो विष्णु प्रयाग किस किस नदी का संगम होगा? धौली गंगा और किसका? ये हो जाएगा विष्णु गंगा।
तो ध्यान में आपको आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी विष्णु लगा हुआ है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कर्ण प्रयाग का, कर्ण प्रयाग का, यही 2-3 रिपीट ही होता है और क्या पूछेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कर्ण प्रयाग में किसका संगम, अलकनंदा और किसका, पिंडार का। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, उसी तरह से एक ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग का। तो रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम हो जाएगा, तो ये आपका होगा अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक, तो 3 जगह तो आपका अलकनंदा ही आ रहा है, बस एक जगह आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा ध्यान में रखना होगा। आगे की ओर देख लेते हैं 18 नंबर। और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी आपका इस क्लास से संबंधित हो और इससे पहले जो भी क्लास कराए जा रहे हैं रेगुलर आप लोग देखा करें। और हाँ, कुछ कमेंट हो, संबंधित सुझाव हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए और आप लोग का सपोर्ट रहे इसी तरह से। बिल्कुल आप समझिए आपको पेड बैच जैसा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डेली कराया जाता है, सॉल्यूशन फुल डिटेल्स के साथ। और अभी आपका PYQ सीरीज भी चल रहा है जो कि आपके प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जा चुके हैं, उनको आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग PYQ सीरीज जरूर देखें, TRE 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सॉल्यूशन बाय PJ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के अगले प्रश्न पे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में, कौन सा, कन्नौज की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी कि कन्नौज नई राजधानी थी और ये किससे स्थानांतरित हुई थी, तो थानेश्वर से। थानेश्वर यहाँ लिख दिया गया है, इसको थानेश्वर कर लीजिएगा। ठीक, ये बात हो गई। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं, किसकी बात आ गई है, हर्षवर्धन की। समझिए एक प्रश्न का आपको पोस्टमार्टम कर दिया जाता है कि और क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा, किस वंश से संबंधित था, तो पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से संबंधित था कौन, हर्षवर्धन। और अगर बात करें तो पूछ लेता है आपसे हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की राजधानी, तो ये अभी हम लोग जाने क्या हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज को क्या कहा जाता था, ये भी ध्यान रख सकते हैं, कान्य कुब्ज पूछ देगा, कान्य कुब्ज किसे कहा जाता था, तो ये कन्नौज को ही कहा जाता था। ठीक, पूछता है आपसे हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किसने किया था, तो हुएन सांग ने। किसने, तो हुएन सांग ने अपनी यात्रा का इसमें क्या था, ये बात हो गई। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपना लिया था, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसको संरक्षण दिया था। तो ये एक प्रश्न आपके लिए हर्षवर्धन से बन सकता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कहता है, हर्षवर्धन के दरबारी, दरबारी नाम ध्यान रखना है किनका, तो हर्ष क्या कहता है, बाणभट्ट का, दरबारी कवि में बाणभट्ट का नाम ध्यान रखना है, जिसने किसकी रचना की थी, तो हर्षचरित की रचना की थी। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, और बात करें हर्षवर्धन से तो ध्यान रखिएगा नागानंद, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये सब जो है पुस्तक का रचना कौन किया था, पुस्तक का रचना की अगर बात करें पूछ ले तो ये सब का रचना किया था हर्षवर्धन। ठीक, तो ध्यान रहेगा आपको कि क्या क्या प्रश्न, इसीलिए बोलते हैं नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो देखिए हर्षवर्धन से कितने सारे आपके प्रश्न बन गए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, ये आपसे पूछ रहा है।
तो इसके अगर मुख्य खनिज घटक की हम बात करें तो हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं महासागरीय परपटी यानी कि ओशियन क्रस्ट की बात हो रही है, जो कि क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो कहाँ पाई जाती है, तो जो महासागरों के नीचे पाई जाती है, महासागरों के नीचे पाई जाती है, वो क्या है, महासागरीय परपटी कहलाती है। और यह मुख्य रूप से अगर बात करें तो क्या कहता है, बेसाल्ट से बनी होती है। किससे बनी होती है, तो बेसाल्ट से बनी होती है। और बेसाल्ट कैसा चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और इसी में क्या होता है, बेसाल्ट में मुख्य रूप से बात करेंगे तो सिलिका और क्या होता है, मैग्नीशियम घटक होता है, मैग्नीशियम, जो कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था। ठीक, तो ये भी बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं, और क्लास को लास्ट तक देखा करिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये, तो 1951 में, वर्ष भी ध्यान रखना है। विनोबा भावे का पूरा नाम ध्यान रख सकते हैं, विनायक नरहरि विनोबा भावे, इनका पूर्ण नाम था ये। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में पूछ लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, राजनीतिक गुरु, तो ये किसको मानते थे, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। तो ये हो गया प्रश्न। और विनोबा भावे ने आश्रम पवनार में स्थापित किया था, कहाँ, तो पवनार में, ये भी पूछ सकता है। अब देखिए विनोबा भावे एक और सत्याग्रह से संबंधित हो जाते हैं, ध्यान होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1940 में। ये भी पूछता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही तो कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे ही हो जाएंगे, विनोबा भावे। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। दूसरा सत्याग्रही इसमें कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और तीसरा सत्याग्रही पूछेगा तो तीसरा कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त। तो तीनों सत्याग्रही का आपको क्या करना है, नाम ध्यान रखना। साथ ही साथ पूछ दे कि दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किस सत्याग्रह को जाना जाता है, तो यही हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को इस नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। इसका शुरुआत करने का अगर मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण क्या था, अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध हुआ था, अगस्त प्रस्ताव का विरोध, या उसी के बाद क्या हुआ था, इसका शुरुआत हो, अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध हुआ था उसी के क्या था, पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का मुख्य कारण क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित किस घटना के बाद किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के बाद, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उसके बाद इस आंदोलन को रोक दिया गया था। ठीक, तो देख लीजिए, आपको पूरा हम क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी विषय रहता है सारे का इसी तरह से निचोड़ देते हैं। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पे। भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए में आपको दिया है लूनेज क्षेत्र, क्या गुजरात से संबंधित है। एक तरफ आपको खनिज तेल का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, और इसका स्थिति,
तो ये क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। क्योंकि जो लूनेज क्षेत्र है ये बड़ोदरा से, तो गुजरात बड़ोदरा का ही क्षेत्र हुआ। बड़ोदरा से बात करें तो ये 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है, तो पश्चिम में। तो पहला तो सही युग्म मिल गया। दूसरा है आपका के जी बेसिन, जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। केजिन बेसिन का सेंस क्या हुआ, कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात हो रही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात हो रही है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदी के घाटी के बीच बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में फैला है। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सही दिया हुआ है। तीसरा है आपका सुरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र कहाँ है, तो ये असम में पाया जाता है। तो ये बात भी यहाँ पे सही था। यानी कि तीनों का तीनों सही युग्म है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एशिया का प्रथम तेल शोधक कारखाना, प्रथम तेल शोधक कारखाना की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा डिगबोई में स्थापित किया गया था। असम के डिगबोई में कब, तो 1901 में। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।